हाँ रे। अपने संविधान की विशेषताएं पढ़ ली थी, उसके बाद में लास्ट पॉइंट था उनका, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वो कर रहे थे। ठीक है। देखो, कल 4 पॉइंट लिख लिए थे, 7 8 पॉइंट और बचे हैं, ये पूरे करते हैं, फिर शेड्यूल शुरू करेंगे, अनुसूचियां। ठीक है। देखो, संविधान में आपने 10 10 समिति तो मैंने लिखवाई थी, जो अपने मेन मेन समितियां थी। कुल टोटल समितियां कितनी बनाई गई थी? 22। तो डेटा याद रखो, ये टोटल समितियां कितनी थी रे? 22। ठीक है। एक आर्टिकल है जिसकी मैं कल चर्चा भी कर रहा था, लेकिन आर्टिकल का नाम नहीं लिया था, कि अनुच्छेद 343(2) के अनुसार 1950 में संविधान ने यह निर्धारित किया कि अगले 15 वर्षों तक, अर्थात कहां तक? 1965 तक। ठीक है। संघ की जो आधिकारिक भाषा होगी, संघ कौन हो गया यहाँ? सेंटर। ये स्टेट पे अप्लाई नहीं होता है रे, ये अनुच्छेद। स्टेट में वो अपने अनुसार चलते हैं, जैसे तमिलनाडु में तमिल चलती है, वो अपने अनुसार चलेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ सेंटर पे लागू होता है। ठीक है। तो व्यवसाय के लिए जो भाषा होगी वो अंग्रेजी व हिंदी दोनों भाषाएं क्या चलेंगी? एक साथ चलेंगे। यदि कोई भी अधिनियम, कोई भी चीज पारित होती है, तो वो पारित तो किस में होगी? अंग्रेजी में पारित होगी, और उसका अनुवाद ट्रांसलेट किया जाएगा किस में? हिंदी में। यदि दोनों में कोई भी कंट्रोवर्सी होती है तो माने कौन होगी? अंग्रेजी। ठीक है। तो ये बात हो गई। अब देखो, ये कब अप्लाई कहां तक किया गया था? 1965 तक। लेकिन 1965 में इस अनुच्छेद को आगे अप्लाई कर दिया गया कि 1965 में राजभाषा अधिनियम अनुच्छेद 343(3), एक अनुच्छेद जोड़ा गया 343(3) के तहत संघ की आधिकारिक भाषा के उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग जारी रहा। ठीक है। अब तक ये आर्टिकल नहीं हटाया गया है। जब तक ये आर्टिकल रहेगा 343(3), तो सरकार के जो कार्य होंगे वो किस भाषा में जारी किए जाएंगे? सदैव की सदैव अंग्रेजी भाषा में जारी किए जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, अपन राजभाषाएं पढ़ेंगे, भारत की कौन कौन सी भाषाएं राजभाषाओं में शामिल है, अनुसूचियों में शामिल है, वहां अंग्रेजी नहीं आएगी। वहां अंग्रेजी नहीं आएगी, ये दिमाग में रख लेना। हाँ, ये सिर्फ काम करने के लिए भाषा काम में ली जा रही है, उपयोग के लिए। वहां आप पढ़ोगे तो अंग्रेजी का कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं होगा, वहां राजभाषाओं की लिस्ट में ही नहीं है ये। ठीक है। तो पहले कितनी थी? 14 थी, अब कितनी हो गई राजभाषाएं? 22। कितनी हो गई हैं? 22। तो ये 4 लाइनें लिख दो, जल्दी करो लिखने की, फिर अनुसूचित शुरू करते हैं। ये आपके एसएससी जीडी का क्वेश्चन है कि अंग्रेजी भाषा को प्रथम कितने वर्षों के लिए अप्लाई किया गया था? 15। कितने वर्षों के लिए अप्लाई किया गया था? 15। उसके बाद में संशोधन करके अब तक अप्लाई चल रहा है ये। ये गर्मी की वजह से नहीं आ रहे हैं, आधे से ज्यादा गए कहाँ? रिमोट ले जा, ये पटा। वो खराब हो गई।
लिख लिया रे। हाँ रे, एक छोटा सा टॉपिक आएगा, संघवाद। फेडरलिज्म किसे कहते हैं रे, कोई बताएगा? पढ़ा चुका मैं। मैंने संविधान की विशेषताओं में पढ़ा दिया आपको संघवाद। छोटी इकाइयों से नहीं, संघवाद में पढ़ा के आगे आपको। संघीय सरकार पढ़ाई थी ना कि अपने भारत में संघीय सरकार अप्लाई है। ठीक है, अब देखो रे, जहां भी संघवाद अप्लाई होता है ना, वहां दो काम होते हैं। पहला काम, शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का क्या होगा? बंटवारा। किन किन के मध्य? एक तो सेंटर यानी संघ, और एक या तो राज्य होंगे, या राज्य की जगह क्या होगी रे? यूटी होंगी। कौन होंगी? यूटी होंगी। इनके मध्य बराबर बराबर या कम ज्यादा करके यदि शक्तियों का बंटवारा किया गया है, तो वहां कौन सा फेडरलिज्म चल रहा है? संघवाद चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा पॉइंट एक और है कि वहां राजनीति के भी दो स्तर होते हैं रे। राजनीति के दो स्तर कैसे? एक राज्य की या क्षेत्रीय। क्षेत्रीय पार्टियां नहीं होती जो केवल स्टेटों में चुनाव लड़ती हैं। ठीक है, और एक कौन सी पार्टियां होती है रे आपकी? राष्ट्रीय पार्टियां। तो जहां भी आपको फेडरलिज्म मिलेगा, ठीक है, वहां आपको दो पॉइंट मिलेंगे। एक तो शक्तियों का बंटवारा मिलेगा सेंटर और स्टेट के मध्य, ठीक है, जिनमें तीन लिस्टें अपनी शामिल हैं। कौन कौन सी? संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। ठीक है, और वहां राजनीति जो होगी, वो राजनीति भी दो भागों में बटी हुई मिलेगी आपको। क्षेत्रीय पार्टियां अलग मिलेंगी, ठीक है, और राष्ट्रीय पार्टियां क्या मिलेंगे रे? अलग तरीके से मिलेंगी। कुछ पार्टियां दो स्टेटों में चुनाव लड़ेंगी, कुछ तीन में लड़ेंगी, कुछ चार में लड़ेंगी, कुछ पूरे में लड़ेंगी। ठीक है, तो पूरे पार्टियां जो लड़ती हैं वो कौन सी होती हैं? आपकी राष्ट्रीय पार्टियां। जैसे अभी ताजा किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था? आम आदमी पार्टी को। किसको मिला था? आम आदमी पार्टी को। ठीक है, तो ये है संघवाद के दो हिस्से। अब देखो, यही दो लाइनें आपकी यहाँ लिखी हुई हैं कि शक्तियों शक्तियों को केंद्रीय निकाय और देश के विभिन्न घटक की इकाई के बीच में क्या किया जाता है रे? विभाजित किया जाता है। ये रिफ्रेश क्यों नहीं हुआ? हाँ, शक्तियों को एक केंद्रीय निकाय और संघ के विभिन्न घटक। तो घटक तो कौन हो गए रे? राज्य एंड यूटी। और ये यहाँ कौन हो गया? संघ, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, दूसरा, दो प्रकार की राजनीति होती है, एक क्षेत्रीय स्तर की राजनीति और दूसरी कौन सी होती है रे? राष्ट्रीय स्तर की राजनीति। दोनों को क्या किया जाता है? समायोजित किया जाता है। ये देखो, दोबारा एक नाम आ गया आपके, इसकी मैंने क्लास में वैसे चर्चा कर ली थी। अवशी शक्तियां। कौन शक्तियां होती है रे? वे शक्तियां जो ना तो संघ ना राज्य
और ना संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं की गई हो, वो शक्तियां कौन शक्तियां कहलाएंगी? अवशिष्ट शक्तियां। और ये किसमें निहित होती हैं? सदैव संसद में। ये संसद में के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे कानून चाहेगी वैसे कानून बनाएगी। जैसे आप कल पूछ रहे थे ना कि सर कौन कौन सी शक्तियां अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आ, जैसे मैंने कहा था आपको अंतरराष्ट्रीय करार। अब देखो हुआ क्या, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई अंतरराष्ट्रीय संधि की, ठीक है, अब होता क्या, अंतरराष्ट्रीय संधि की और वो कोई स्टेट प्रभावित कर रहा है। जैसे कोई भी ऐसी संधि होगी, जैसे मान लो खनिज के मामले में हो गई, ठीक है, अब खनिज के मामले में हो गई, उससे राजस्थान प्रभावित है। राजस्थान कह रहा है कि हम इस संधि को नहीं मानेंगे, ठीक है, इस संधि को नहीं मानोगे, सरकार उसी टाइम कानून बनाएगी, कानून क्या कर देगी, लागू कर देगी। और वो लागू क्या करना पड़ेगा, इनको मानना पड़ेगा। देखो करार को अधिक समय लागू करने के लिए देश या क्षेत्र विशेष के लिए कानून लागू कराना, ये होते हैं अवशिष्ट शक्तियों के कार्य। और ध्यान रखना, अवशिष्ट शक्तियों का अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट करता है कि जो फलाना कार्य सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है ये एक्चुअल में अवशिष्ट शक्ति में आता है या नहीं आता, क्या पता समवर्ती सूची से उठा के लेके आ गए हो, ठीक है। तो इसका अंतिम फैसला कौन करेगा? आपका सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक है। तो लिखो, कल आया था, आज ही आया है। संघ सूची में, संघ सूची में अंतरिक्ष के सारे विषय संघ सूची में। अंतरिक्ष हुए, देश की सुरक्षा हुई, आर्मी के हुए, ये सारे के सारे संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। शिक्षा पहले राज्य सूची का हिस्सा थी, उसके बाद में उठा के उसको कहां जोड़ दिया गया है? समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया है। इसलिए शिक्षा के ऊपर दो तरीके के कानून बनते हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है। जैसे अभी अपने राजस्थान में महात्मा गांधी विद्यालय चालू किए गए थे कांग्रेस सरकार से, तो ये उनका अधिकार है, ये स्टेट वाले लागू किया। और नई शिक्षा नीति किसने लागू कर दी? सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू कर दी। तो वो हर जगह अप्लाई होती है, कोई किसी को मना नहीं कर सकता। ये राजनीति पर प्रपंच होते हैं कि किसी ने ये कह दिया, नेता ने अपनी छवि बनाने के लिए कि हम लागू नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। अधिकार की पावर पड़ी है 365 इनके पास, वो उसे वहां क्या लगा देंगे रे, राष्ट्रपति शासन अप्लाई कर देंगे। नई शिक्षा नीति लागू हो गई है लगभग, पूरी आने में टाइम लगेगा उसको, भी पूरी आने में 2 साल लगेंगे उसको। यानी 2026 जब आएगी ना, तब तक पूरी शिक्षा नीति लागू हो जाएगी। तब स्कूल भी सेमेस्टर वाइज आ जाएंगी और यूनिवर्सिटियां भी सेमेस्टर वाइज आ जाएंगी सारी की सारी। अब जो नए एडमिशन ले रहे हैं जो लड़के लड़कियां, ठीक है, वो सेमेस्टर के एग्जाम देते हैं। अब उनकी ईयरली एग्जाम नहीं होती। हाँ, तो कॉलेज 4 साल की होगी। आने वाले टाइम में आपको 2026 के बाद में कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इंटर्नशिप पास करना अनिवार्य हो जाएगी। आप इंटर्नशिप पास नहीं कर पाओगे, कॉलेज नहीं कर पाओगे। बीएड की जगह नया तरीका लेके आ गए हैं वो, लेके आ गए, बीएड को रिप्लेस कर दिया इन्होंने। हाँ, बीएड को रिप्लेस कर दिया है। अब बीएड सिर्फ वही कर सकते हैं जिन्होंने कॉलेज पूरी कर ली है, वो भी कब? 2024 से पहले पहले। 2024 से पहले यदि किसी ने बीएड पूरी कर ली है, वो 2030 तक 2 साल वाली बीएड कर सकता है, ठीक है। लेकिन यदि उसने नहीं की 2030 तक भी बीएड, तो फिर वो 4 साल वाली कैटेगरी में चला जाएगा, उसको फिर 4 साल की बीएड करनी पड़ेगी। जैसे इस साल जहां तक राजस्थान गवर्नमेंट का लागू कर दिया है, लगभग शायद ऑर्डर जारी हो जाएंगे 10 या 15 दिन में, कि राजस्थान गवर्नमेंट में आप देखना 10वीं और 12वीं की एग्जाम पहले कैसी होती थी, ईयरली होती है ना, अब ईयरली नहीं होंगी। अब जुलाई से लेकर दिसंबर का सिलेबस अलग होगा,
उसके एग्जाम दिसंबर में लग जाएगी। जनवरी से लेकर जुलाई का सिलेबस अलग होगा और उसके उसके एग्जाम जुलाई में लगेगी। जो बीच वाली छुट्टियां थी ना ये खत्म, अर्धवार्षिक वार्षिक नहीं है, सीबीएसई की तर्ज पे सारा सिस्टम। लिख दिया। ये 3 लाइनें और हैं लास्ट। देखो रे, अभी जो मैं बात कर रहा था कि औषधि शक्तियों का अंतिम निर्णय कौन करता है, एससी यानी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि ये औषधि शक्तियां है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद में विश्व का पहला संविधान किसने अप्लाई किया था, अमेरिका ने। कब बनाया था रे, 1788 में। लागू कब हुआ है, 1789 में, ठीक है। इसके बाद में अलिखित संविधान, यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन, या इसका दूसरा नाम यहां से अलग करो इसको, उत्तर आइलैंड। ये एक ही देश के नाम है सारे के सारे, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन या उत्तरी आयरलैंड, ठीक है। और दूसरा, अपने विश्व में एक देश ऐसा है जहां संविधान संशोधन करने के लिए कौन सी पावर का यूज करते हैं रे, वीटो पावर का यूज करते हैं। यहाँ थोड़ा सा अजीब संविधान है स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड का वैसे संविधान देखो, मैं बताऊं तो टाइम खराब हो जाएगा, लेकिन एक बार देख लो। यहाँ ऐसा संविधान है जैसे अपने क्या है, लिखित है। अपने सरकार कानून जो अपन ने जो एमपी चुन के भेज दिए वो कानून बनाएंगे, पारित करेंगे, वो अपने को मानना अनिवार्य है। अपने पास उनके ऊपर ये नहीं है कि अपन उनको मान नहीं सकते, ठीक है। या जो आपने चुन दिया ना जिस आदमी को, लूला लंगड़ा काना खोड़ा कैसा भी हो, वो 5 साल बैठा है, उसको आप हटा नहीं सकते। लेकिन स्विट्जरलैंड का अलग प्रावधान है, जिसको चुना वो कार्य नहीं कर रहा है, वो उठा के उसको वापस बुला लेंगे, बोले आजा। जिस जिस सदस्य, जहां से मान लो अपने मान लेते हैं कि जयपुर से चुना गया, ठीक है, तो जयपुर के 50% सदस्य क्या करेंगे, साइन करेंगे। साइन करके वो जो चुन के गया था उसको वापस बुला लेंगे, बोले आजा तेरा काम नहीं है, तू काम नहीं करेगा। दूसरा, वहां कुछ मामलों में जनता से राय ली जाती है, जनता से राय लेते हैं, जनता के लिए पूरी वोटिंग पावर खोली जाती है। वोटिंग करेगी जनता, कौन से क्या, या इस तरह का कानून चाहते हो, नहीं चाहते हो, क्या बदलाव चाहते हो, नहीं चाहते हो। कुछ मामले ऐसे हैं जहां सरकार को बाध्य नहीं है कि सरकार जनता की बात माने, लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं वहां क्लियर लिखा हुआ है कि जनता ने जो फैसला सुना दिया है वो आपको मानना मैंडेटरी होगा, उसको आप किसी तरीके से अमान्य घोषित नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ कहां के प्रावधान है, स्विट्जरलैंड के। यहाँ का थोड़ा सा अजीब संविधान है, यहाँ बहु विधानसभा है। बहु विधानसभा का अर्थ हो गया यहाँ हर घर है ना, हर घर एक विधानसभा के कार्य करता है। यदि उसने वोटिंग पावर अलग कर दी है तो वो कानून मान्य नहीं होंगे, इसलिए यहाँ बहु विधानसभाएं कार्य करती हैं। तो लिख दो। ये देखना पड़ेगा। विटो, विटो वो शक्ति होती है कि जिसने यूज कर ली ना वो बाकी ऑटोमेटिक क्या नाम निरस्त हो जाएंगे। जैसे यूनियन संघ में 5 वीटो पावर हैं, ठीक है। अब विश्व में किसी को भी कोई काम करवाना है, जैसे ये मान लो कि यूक्रेन वाला युद्ध रुकवाना है, रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाना है, ठीक है। यूएनओ संघ में क्या लाया जाएगा, प्रस्ताव लाया जाएगा। प्रस्ताव लाए और क्या किया, रूस ने अपनी वीटो पावर का यूज कर लिया। ये कह दिया कि मैं इसके पक्ष में चुनाव वोटिंग में भाग नहीं लूंगा, तो उसकी वीटो पावर इतनी है कि वो 4 बैठे रह जाएंगे, वीटो पावर की बात ही नहीं चलेगी। सीधा सी बात है, वीटो पावर की ये शक्ति है। जैसे भारत को यदि वीटो पावर मिल जाए, ठीक है, और भारत कह दे कि मैं पाकिस्तान पे अटैक कर रहा हूं, और बाकी वाले कहे मत कर मत कर, बोले मैंने मेरी वीटो पावर यूज कर ली तो मैं करूंगा तो करूंगा। सीधी सी बात है, वीटो पावर की ये शक्ति है। एक बार तो 22 या 23 के पास हालात पैदा हुए थे कि भारत को वीटो पावर मिल जाएगी, लेकिन चीन ने वापस अपनी वीटो पावर का यूज कर लिया था। अमेरिका ये चाहता है कि एशिया महाद्वीप में दो दो व्यक्तियों के पास क्या रहे, वीटो पावर रहे, जिससे संतुलन कायम रहे, लेकिन चाइना ये चाहता नहीं है। पीओके हासिल करने के लिए भारत को वीटो पावर चाहिए। हम्म अमेरिका ने खुद की आजादी तो पहले ही घोषित कर दी थी, 5 साल पहले ही, शायद 79 के आसपास घोषित कर दी थी इन्होंने, अपने आप को आजाद मान लिया था।
जैसे अपने वालों ने ये नहीं कहा था 1930 में 29 में लाहौर अधिवेशन में कि हम आज संविधानता दिवस मनाएंगे, ठीक है, लेकिन आजादी मिली तो 47 से काउंट करते हैं, ये 30 से काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। इन्होंने अमेरिका वालों ने अपनी आजादी पहले ही मान ली थी, ब्रिटेन इनको आजादी दी थी 5 साल बाद में। लिख दिया रे। एक लास्ट है, वो 15 महिलाएं जो संविधान सभा का हिस्सा हुआ करती थी। देखो रे, लोगों द्वारा संप्रभुता पत्र का शासन या लोगों की संप्रभुता, ये कथन दिया हुआ है थॉमस होब्स के द्वारा, ठीक है। और एक चीज देखो, ये ऊपर वाला तो क्वेश्चन आया नहीं है, नीचे वाला क्वेश्चन एक बार आया हुआ है। कब आया था आपको बताऊं? जब वो क्या नाम है, अन्ना हजारे लोकपाल वाले बिल के लिए बैठे थे, ठीक है, धरने पर, उस टाइम पे एक क्वेश्चन आया कहते लोकपाल का विचार है वो लाए कहां से हो, तो कहां से लेके आए रे? स्वीडन से लेके आए। दूसरा, केसी वेयर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा है, और ये बात सही है। ये आपको अब तक मैं विशेषताएं पढ़ा के आया हूं तो आपको समझ में आ गया हो कि भारत का संविधान पूरा तरीके से संघीय नहीं है, अर्धसंघीय है। कैसे? भारत में दोनों गुण पाए जाते हैं, संघ के भी और एकात्मक के भी। इनमें दोनों गुण है। एकात्मक में कौन सी? एकल न्यायपालिका, एकल नागरिकता। और कोई बताओगे रे? एकात्मक के लक्षण, उसकी शक्तियां नहीं आएंगी यहाँ। याद है आपको दो तरीके के गुण लिखाए थे, संघ के और एकात्मक के। तो मैंने कहा था जितने भी दो वाले हैं वो सारे कहाँ हैं? संघ। जैसे द्विसदनीय व्यवस्था कहाँ जाएगी? संघीय सरकार। कहाँ जाएगी? यहाँ जाएंगी सारी की सारी। संसदीय व्यवस्था कहाँ जाएगी? संघीय सरकार में आ जाएगी। एकल न्यायपालिका, एकल नागरिकता, क्या नाम है, अखिल सेवाएं, आईएएस और आईपीएस अधिकारी किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। किसके आदेश पे कार्य करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उनका यहाँ अवशेष है, ये सारी की सारी किसके आधार है? एकात्मक के आधार है। तो याद रखो, स्वतंत्र न्यायपालिका किसका हिस्सा है? संघीय का है। तो कौन याद करेगा इनको? विशेषताएं अभी हो गई पूरी, मैं लिखवा लूंगा 17 की 17 पूरी। यहाँ पे 17 ये है, 9 और आ जाएंगी प्रस्तावना में। मैंने क्या कहा था? 17 विशेषताएं और 9 प्रस्तावना वाली विशेषताएं। याद कर लो, आपकी 30% पॉलिटिकल पूरी। अर्ध अर्ध हाँ रे अतुल, 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 73वां और 74वां। और कोई? 1992। कौन कौन सी अनुसूचियां आई थी इससे? 11वीं और 12वीं। कौन कौन से भाग आए थे? 9 और 9A, ठीक है। इसके बाद में जो अपनी सहकारी समितियां हैं उनके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 97 में। कब हुआ? 2011 में। कौन सी अनुसूची आई? अनुसूची अनुसूची आई नहीं थी, भाग आया था। कौन सा आया था रे? 9B। उसमें सहकारी समितियों को क्या कर दिया गया था? संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। कौन से 2 आर्टिकल जोड़े गए थे? 97 संविधान संशोधन 2011 के द्वारा 9B भाग जोड़ा गया, उसी के साथ 2 आर्टिकल जोड़े गए थे। 43 यानी L। 19 में का प्रावधान जोड़ा गया था। 19 में क्या लिख कर दिया गया कि सहकारी समितियां बनाना आपका मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, आपका कोई हनन नहीं कर सकता। कुछ व्यक्ति मिलकर सहकारी समितियां क्या कर सकते हैं? गठन कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ प्रावधान है। वो प्रावधान क्या होने चाहिए? फिल होने चाहिए, तब आप सहकारी समितियों क्या कर सकते हो? गठन कर सकते हो। ये वो 15 महिलाएं आपको याद हो तो
मैंने जब संविधान सभा आपको पढ़ाई थी, संविधान सभा में मैंने एक बात कही थी आपको कि संविधान सभा में 389 सदस्य थे, ठीक है, जिसमें 296 एंड 93, 296 कितने भागों में बटे, 292 एंड 4, ठीक है। और जब भारत आजाद हो गया, आजाद यानी पाकिस्तान अलग हो गया 15 अगस्त 1947 के बाद, तब तब कितनी कितनी सीटें थी अपने पास, 299। कितनी सीटें थी रे, 299, जिसमें 229 कौन सी थी, ब्रिटिश प्रांत वाली, और बाकी 70 सीटें कौन सी हो गई आपकी, रियासतों वाली। उनमें से वो 15 महिलाएं हैं ये जो चुनाव जीत के आई थी रे, ये वो 15 महिलाएं, आपको याद हो तो मैंने कांग्रेस को 208 सीटें दी थी, मुस्लिम लीग को कितनी सीटें दी थी, 73, ठीक है। 15 सीटें, जिनमें से 8 सीटें निर्दलीय, 7 सीटें छोटी पार्टियां, और जिनके नीचे मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी कि इनमें से 15 महिलाएं भी चुनाव जीत के आई हैं, ये वो 15 महिलाएं हैं जो चुनाव जीत के आई थी। तो आपको याद रहे तो ठीक, ना रहे तो ये संख्या जरूर याद रखना कि महिलाएं कितनी चुनाव जीत के आई थी रे, 15, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो कोई बात नहीं। यदि आप थोड़ी बहुत भी लेवल की तैयारी करते हो, ठीक है, तो आपको ये पक्की काम आएंगी ये महिलाएं। तब क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी महिलाएं संविधान सभा में चुनाव जीत के आई थी या नहीं आई थी। हाँ, यदि आपको एक्ट पूछे कि एक्ट कौन सा था, संविधान संशोधन कौन सा है, तब तो आप 73वां करोगे और 1992 करोगे। और आपको ये पूछ ले लागू कब हुआ है, तब 1993 करोगे। लागू का अलग पूछेगा वो। जो लड़के एसएसटी रीट सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर, पॉलिटिकल का, और आपका फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर जो तैयारी करते हैं, उनके लिए सबसे काम की चीजें हैं ये। उनके एक क्वेश्चन बहुत आते हैं कि निम्न में से कौन सी महिला शामिल थी या नहीं थी संविधान सभा में। ये तो यदि आपको याद हो तो आप जो कैबिनेट सरकार पढ़ते हो, ठीक है, शुरू वाली उसमें मंत्री भी हैं, अमृत कौर, पंजाब की थी, कवियत्री हैं, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी इन्होंने। यदि आपने 12वीं में आर्ट्स रही है जिनके, ठीक है, नए वाला सिलेबस आने के बाद में, तो इनकी चर्चा बहुत होती है जब अंग्रेजों का कांग्रेस सरकार का विभाजन आता है, तब इनके बहुत आर्टिकल आते हैं कवियत्रियों के। इसके दो तीन हैं जिनके इनके आर्टिकल आएंगे, कविताएं आएंगी छपी हुई वहां पे। लीला रे। क्या हुआ। जल्दी लिखो रे। हेडिंग लगा दो। संविधान की अनुसूची, शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
देखो रे, अनुसूची नंबर 1, सबसे छोटी अनुसूची है, एक ही लाइन लिखी हुई आती है, राज्य, उनकी सीमाएं, उनके न्यायिक क्षेत्र व उनके नाम। देखो, हर राज्य को होता क्या, अनुसूचियां क्यों बनाई गई थी, सुन लो रे एक बार, कि आपको पूछ ले कि सर अनुसूचियां बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई। बीच बीच में यदि संविधान के टेबल आती, ठीक है, तो वो सही नहीं लगती, इसलिए उन्होंने क्या किया कि जितनी भी टेबल्स हैं उन टेबल को सबको एक साथ अलग लिख दिया। ठीक है, तो ये जितनी भी टेबल है ये सारी एक साथ है यहाँ पे। तो अनुसूची 1 है, इसमें भारत में कितने राज्य हैं, उनकी सीमाएं कहाँ तक जाती हैं, उनके न्यायिक क्षेत्र कहाँ कहाँ तक हैं और उनके नाम क्या हैं। इसमें राज्य भी शामिल है और इसमें यूटी भी शामिल है। ठीक है, तो ध्यान रखना यूटी साथ में लेके चलना। तो अनुसूची 1 में इतना ही है कि इसमें राज्य आएंगे सारे के सारे, सीमाएं आएंगे, न्यायिक क्षेत्र आएंगे और उनके नाम आएंगे। अब 2 आती है अनुसूची 2 और 3, ये सबसे महत्वपूर्ण अनुसूचियों में है रे। आप क्या हो गया, अनुसूची 2। अनुसूची 2 में क्या आता है कि क्या आता है, वेतन और भत्ते किसके, कौन से पदाधिकारियों के, हो गया। ऐसे वेतन भत्ते जो किसके ऊपर भारित हो रे, संचित निधि के ऊपर भारित हो, इस टेरिटरी फंड के ऊपर भारित हो, वो वेतन भत्ते सारे के सारे किस में आ जाएंगे, अनुसूची 2 में। 2 ट्रेजरी फंड होती हैं, पहली सेंटर की तो संघ की और दूसरी राज्य की। अब देखना मैं जैसे जैसे लिखूं वैसे वैसे समझने की कोशिश करना। पहला, यहां कौन आ जाएगा रे, राष्ट्रपति। कौन आ जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति का वेतन किसके ऊपर भारित होता है, हमेशा आपके संचित निधि के ऊपर भारित होता है। अर्थात जो वेतन ये संचित निधि तो टेरिटरी फंड के ऊपर भारित होते हैं, इनकी कटौती सरकार कभी भी नहीं कर सकती है, केवल और केवल वित्तीय आपातकाल को छोड़कर। वित्तीय आपातकाल में आप इनकी जो फंड है आपके, जो इनके वेतन भत्ते हैं, उनको आप कम कर सकते हो। इसके अलावा वेतन भत्ते कभी भी आप कम नहीं कर सकते, बढ़ा कितने भी सकते हो। बढ़ाने के प्रावधान है, कम करने के प्रावधान नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां यदि राष्ट्रपति है तो यहां कौन आ जाएगा रे, कौन आ जाएगा, राज्यपाल। तो राज्यपाल के वेतन भत्ते आपके यहां आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में 2 नंबर पे यहां कौन आ जाएगा रे, उपराष्ट्रपति। वहां ऐसा कोई पद नहीं है। ठीक है, अब देखो 3 नंबर पे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, कौन आ गए रे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। यहां कौन आ जाएगा, हाई कोर्ट के न्यायाधीश। अब देखो यहां थोड़ा सा ट्विस्ट है रे, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं इनके वेतन और पेंशन दोनों कौन देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही देती है। पेमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और इनके पेंशन यदि रिटायर हो गए तो भी कौन देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। अब देखो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है इनका पेमेंट तो कौन देता है, राज्य। ठीक है, यानी राज्य जो संचित निधि है वहां से निकलेगा, लेकिन इनकी जो पेंशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। इनकी पेंशन के प्रावधान सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। जो ये रिटायर हो गए तो इनकी पेंशन देने का प्रावधान किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। 4 नंबर पे सीएजी, कौन आ जाएगा रे, सीएजी। ठीक है, जो मैं आपको यहां नाम लिख रहा हूं ये अनुसूची 3 में आपको लगभग काम आएंगे सारे के सारे। ठीक है, तो ये वो व्यक्ति हैं। तो इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष एंड उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष एंड उपाध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष एंड उपाध्यक्ष। तो अध्यक्ष तो आपके यहाँ आ गए, उपराष्ट्रपति साहब भी तो अध्यक्ष होते हैं वहां के। ठीक है, और उपसभापति जो होंगे इनके सबके वेतन क्या होते हैं रे, संचित निधि के ऊपर भारित होते हैं। क्यों होते हैं, कारण है इनका भी, रटने नहीं है कि इनके सर संचित निधि पे इन्हीं के क्यों है। सरकार होती है ना, सरकार, वो इनसे कोई ऐसा अमानवीय कार्य ना करवा ले कि मैं हम तुम्हारा पेमेंट कम कर देंगे, हम तुम्हारे को 10,000 रुपए लेके आ जाएंगे, हम आपके जो वेतन भत्ते मिल रहे हैं, आपको जो गाड़ियां मिल रही है ये खा जाएंगे आपकी, आपको नहीं देंगे, आप हमारा ये कार्य कीजिए। ठीक है, इसके लिए जैसे इंदिरा गांधी ने कार्य कर दिया था कि राष्ट्रपति के ऊपर जाए यदि कोई भी विधेयक चला गया है तो उसके ऊपर साइन करना क्या है, मैंडेटरी है, वो उसको मना नहीं कर सकता किसी भी कंडीशन पे। मोरारजी देसाई ने फिर इसमें दोबारा संशोधन किया था कि वो एक बार क्या कर सकते हैं, अरे मना कर सकते हैं कि आप विचार कीजिए कि ये आप जो कार्य कर रहे हैं ये गलत है मेरे हिसाब से।
ठीक है, तो आप इसके ऊपर एक बार विचार कीजिए, दोबारा तो वो भी मना नहीं कर सकता। लेकिन इंदिरा गांधी ने तो जो एक बार वाला प्रावधान था वो भी क्या कर लिया था रे, खा गई थी कि भाई आप कर ही नहीं सकते, आपको साइन करना क्या है, मैंडेटरी, आप मान्य है, आपको करने ही पड़ेंगे। ठीक है, इसलिए इनको अमान्य कार्य ना करवाए लेते। जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है, ठीक है, कोई सरकार का आदमी है जिसके ऊपर केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने वाला है, सरकार को पता है कि वो मुजरिम साबित होगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को सरकार ने फोन किया, मुजरिम नहीं होना चाहिए, नहीं कल अगले महीने की सैलरी नहीं आएगी। ठीक है, तो इन चीजों से बचने के लिए सरकार ने क्या कर दिया, संचित निधि के ऊपर संविधान में इनको भारित कर दिया है। होता क्या है, ये वो फंड है जो लोकसभा में चर्चा तो होगी लेकिन कभी मतदान की आवश्यकता नहीं होती, ये ऑटोमेटिक पारित होते हैं, एक मत करवाने की जरूरत नहीं है। सीधा यदि किसी बिल के ऊपर ये लिखा हुआ आता है ना, तो संचित निधि, जब आपको धन विधेयक और वित्त विधेयक पढ़ेंगे ना, तब आएगी बात कि जिन विधेयकों के ऊपर यदि संचित निधि लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, तो उनके ऊपर मतदान नहीं होगा, चर्चा कर सकती है लोकसभा, मतदान नहीं करेगी। दूसरा, यदि किसी के ऊपर धन विधेयक लिखा जा रहा है, यदि लोकसभा अध्यक्ष ने क्या लिख दिया है किसी विधेयक के ऊपर कि यह धन विधेयक है, तो राज्यसभा उसको पारित करने के लिए मना नहीं कर सकती है, उसके पास ये पावर नहीं है। धन विधेयक को वो केवल और केवल 14 दिन रोक सकती है, 14 दिन में या तो उसे वो पारित कर दे, या पारित नहीं करेगी तो ऑटोमेटिक पारित मान लिया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, यदि वो सुझाव देगी धन विधेयक के ऊपर, तो लोकसभा माने या ना माने वो उसकी मर्जी है, मैंडेटरी नहीं है मानना। लेकिन बाकी साधारण जो विधेयक होते हैं उनमें राज्यसभा उसको 6 महीने तक रोक सकती है, संशोधन करवा सकती है, अपारित घोषित कर सकती है। जो ही अपारित हो जाएंगे तो वो वापस कहाँ जाएगा, आपका लोकसभा में। लेकिन धन विधेयक के ऊपर ऐसे कोई प्रावधान नहीं है, ना ही संचित निधि के ऊपर ऐसे कोई प्रावधान है। जिन विधेयक के ऊपर संचित निधि लिखा होता है वो लोकसभा और राज्यसभा में ऑटोमेटिक पारित मान लिए जाते हैं, उनके ऊपर कभी मतदान नहीं होता। तो ये दोनों अनुसूचियां लिख दो। देखो रे, वही बातें हैं, राज्यों के नाम, उनके न्यायिक क्षेत्र, संघ व राज्य क्षेत्रों में क्या है नाम। ठीक है, दूसरा उनकी सीमाएं कहां तक है वो, और इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं रे, अनुच्छेद 1 व 4। ठीक है, दूसरा, दूसरी अनुसूची, संचित निधि के ऊपर भारित वेतन वे पदाधिकारी जिनके वेतन में कटौती नहीं की जा सकती है और पेमेंट के लिए संसद की अनुमति नहीं चाहिए, वो वेतन कहाँ है, अनुसूची 2 में है, शेड्यूल 2 में है। और इनकी वित्तीय आपातकाल में केवल और केवल कटौती संभव है, इसके अलावा किसी भी कंडीशन में वित्तीय इसके क्या नाम है कटौती संभव है नहीं है। हाँ, ये जो नए बैठे हैं ना, आपका एक ही ऑप्शन है, यदि कुछ आपको वर्ड समझ में नहीं आ रहे हैं तो यूट्यूब पे ये क्लास डेली अपलोड होती है चैनल के ऊपर, ये इनसे कांटेक्ट कर लेना आपस में जो बैठे हैं, पहले वहां से क्लास ले लेना आप। ठीक है, फिर आपको यदि कोई शब्द है जो समझ में नहीं आया वो वहां से आ जाएगा, और यदि फिर भी नहीं आता है तो मेरे को पूछ लेना। आप अनुच्छेद 1 2 3 4 पढ़ते हो तो 1 और 4 ऐसे अनुच्छेद हैं जहां राज्यों के नाम और वो मिलते हैं आपको। 2 और 3 में क्या मिलता है, आर्टिकल 2 एंड 3।
3। हाँ, कि दूसरे में तो मिलता है कि कोई बाहरी राज्य हो जिसको किस में शामिल करना हो, भारत में शामिल करना हो, वो अनुच्छेद 2 में मिलता है। और अनुच्छेद 3 में क्या मिलता है कि कोई राज्य है उसको तोड़ना है, मरोड़ना है, क्या करना है, उसका नाम बदलना है, वो किस में होता है? आपका अनुच्छेद 3 में होता है। लिख दिया। देखो रे, केंद्रीय संचित नीति पे राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष एंड उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एंड सीएजी, ठीक है। इन्हीं के देखो राष्ट्रपति कौन आ जाएगा? आपका राज्यपाल। सेम राज्य में राज्यपाल होता है। राज्यसभा की जगह यहाँ कौन होती है रे? विधान परिषद, जो कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में है, ठीक है, बाकी किसी में नहीं है। उसके सभापति और उपसभापति। लोकसभा, यहाँ तो यहाँ कौन हो जाएगी? आपकी विधानसभा, अध्यक्ष एंड उपाध्यक्ष। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, यहाँ किसके हो जाएंगे? हाई कोर्ट के न्यायाधीश। और सीएजी का पद एक ही है जो पूरे भारत का पैसा क्या रखता है? संभाल के रखता है। इसके पास प्रत्येक पैसे की डिटेल होती है, चाहे वो एक पैसा ही क्यों ना हो। यदि वो किसी भी राज्य का हो, किसी भी सेंटर का हो, किसी भी यूटी का हो, ठीक है, उसके पास यदि पारित होने वाले विधेयक, आरबीआई से जाने वाला पैसा और आरबीआई में आने वाला पैसा, ठीक है, या इसके अलावा 2 निधियां और हैं, उन निधियों में आने वाला पैसा, इसके पास पूरे पैसे की डिटेल होती है कि पैसा कहां से गया है, किस काम में गया है और वापिस कितना आया है, ठीक है, और कितने का गबन हुआ है, वो हर इस आदमी को पता होता है। यदि भारत में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बाद में यदि किसी सरकार को कोई लाने वाला पद है तो ये सीएजी का होता है। फिर या तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, किसी संशोधन को क्या बोल सकता है कि ये नल एंड वॉइड है, कि अर्थात ये अमान्य किया जाता है क्योंकि ये संविधान के मूल ढांचे के अनुरूप नहीं है, ठीक है। या ये आदमी है जो ये कह सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि सरकार ने जो पैसा खाया है वो इस घोटाले में पैसा खाया है। जैसे विनोद राय, जिन्होंने कांग्रेस के घोटाले क्या किए थे, उजागर किए थे 2012 में, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, ये सारे के सारे विनोद राय ने किए थे। तो ये बहुत बड़ा पद होता है। इसका कार्यकाल 6 साल का इसीलिए किया जाता है कि 5 साल किसी सरकार के साथ काम करने के बाद 1 साल इसको ऐसी मिल जाए जिसमें क्या कर पाए, उनको उजागर कर पाए। जैसे अभी नितिन गडकरी वाला वो एक मैटर आया भी था, एक एक्सप्रेस वे में 100 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च हुए थे, वो इसमें लिखा हुआ है। और अभी वर्तमान सीएजी कौन है? गिरीश चुंदर मर्मू। हाँ, और देखो ये नीचे लिखा हुआ, हाईकोर्ट के न्यायाधीश का वेतन राज्य संचित निधि से तथा पेंशन केंद्र संचित निधि से भारित होती है रे। देखो रे, आर्टिकल समझने की कोशिश करो आप। ये किसका आर्टिकल है? राष्ट्रपति ये, उपराष्ट्रपति ये, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद आ गई तो लोकसभा अध्यक्ष शामिल ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये ये दोनों लोकसभा और राज्यसभा के हैं, ठीक है। इसके बाद में 125 हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। कौन है? सुप्रीम कोर्ट। 148 सीएजी, 158 राज्यपाल, 164 वापिस विधान परिषद और विधान, ये दोनों, और 221 आपका दोबारा हाईकोर्ट के न्यायाधीश। लिख दिया।
देखो रे, आपकी पहली में थी राज्य और उनके नाम, अनुसूची जो थी कि जो भारतीय वेतन है संचित निधि के ऊपर वो। अब अनुसूची 3 में क्या है? शपथ। अब सारी में इसमें क्या है? शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। अब देखो, ये भी दो भागों में बटे हुए हैं। एक प्रतिज्ञान कौन लेगा रे? केंद्र वाले। और एक कौन लेंगे? राज्य वाले। अब देखो, जैसे जैसे मैं इधर चलूं वैसे वैसे उनको उस साइड करते जाना। देखो, सबसे पहले शपथ कौन लेता है? अपन आदमी की राजनीति पड़ाव को शुरू करते हैं। आदमी सेंटर में सबसे पहले एमपी बनेगा, ठीक है? तो जब वो एमपी का नॉमिनेशन देने जाता है ना आईएएस अधिकारी के पास में, तो उस टाइम पे वो एक शपथ लेता है, ठीक है? तो सबसे पहली शपथ तो होती है एमपी के उम्मीदवार की। जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है वो ये शपथ लेगा, ठीक है? दूसरी बात, यदि यहाँ एमपी के उम्मीदवार की है तो यहाँ किसकी हो जाएगी रे? एमएलए की। यहाँ किसकी हो जाएगी? एमएलए की। अब देखो, इसके बाद में चुनाव लड़ने वाले तो एमपी बहुत है। एक सीट से 10-10 जने चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें जीतेगा कौन? एक। ठीक है, जिसका सौभाग्य होगा वो जीत गया। जो वो जीत के यहाँ वापिस जाएगा लोकसभा या राज्यसभा में बैठने, वो किसकी शपथ लेगा रे? एमपी की, कि मैं लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य बनाऊं, उसकी शपथ लेगा, ठीक है? तो सबसे पहले उसने शपथ किसकी ली? एमपी के उम्मीदवार की। अब किसकी लेगा? एमपी की, ठीक है? तो यहां वो शपथ किसकी लेगा रे? एमएलए की या एमएलसी की? किसकी लेगा? एमएलसी की, ठीक है? इसके बाद में 3 नंबर पे, अब देखो, चुनाव लड़ा, ठीक ठाक भाग्य था, चुनाव जीत गया, ठीक है? अब इसका जो चुनाव जीत गया इसका भाग्य और भी बुलंद है। ये सरकार में चलबल ठीक रखता है अपनी, और मंत्री बन गया। क्या बन गया रे? मंत्री बन गया। तो ये अब मंत्री की शपथ लेगा। किसकी शपथ लेगा रे? मंत्री की, ठीक है? अब ये मंत्री की शपथ लेगा। यहाँ पे ध्यान रखना, मैं मंत्री बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं बोल रहा हूं, केवल मंत्री, ठीक है? और यहां भी सेम क्या हो जाएगा? स्टेट में भी क्या बनेंगे रे? वो मंत्री बनेंगे। तो किसकी शपथ लेगा? मंत्री की शपथ लेगा, ठीक है? अब देखो, यहां तक तो आगे बात हो गई। अब वो प्रधानमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, इसकी बाद में बात करेंगे। तीन, सबसे पहले यदि कोई व्यक्ति राजनीति में आता है तो सबसे पहले शपथ किसकी लेगा? एमपी के उम्मीदवार की। जहां भी वो अपना नॉमिनेशन दायर करेगा, आईएएस अधिकारी या कोई पंचायत समिति का जो मजिस्ट्रेट होता है उनके सामने नॉमिनेशन भरे जाते हैं। एमएलए के नॉमिनेशन कौन भरता है? एमएलए के नॉमिनेशन कौन से अधिकारी के सामने भरे जाते हैं? जैसे ये कलेक्टर भरता है, कलेक्टर के अलावा कोई नहीं भरवा सकता एमपी के। ये जिस पंचायत समिति अर्थात जिस तहसील का जो सदस्य होता है वहां भरे जाते हैं उनके मजिस्ट्रेट के सामने, ठीक है? अब देखो, उसके बाद में किसकी ली? चुनाव जीत गया एमपी की, बढ़िया भाग्य था, क्या बन गया रे? मंत्री बन गया। इसके बाद में इसमें इसमें दो और हैं। 4 नंबर पे आती है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की, और 5 नंबर पे आ जाएगी रे किसकी? सीएजी की। किसकी आ जाएगी? सीएजी की। और यहां किसकी आ जाएगी? हाईकोर्ट के न्यायाधीश की। अब आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा सर राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की, इनकी कहां गई? वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल रह गए ना, उनकी कहां गई? अब देखो, ये पद हैं थोड़े बड़े बड़े पद हैं, तो इनके लिए क्या बना दिया गया अलग से आर्टिकल? राष्ट्रपति की कौन से आर्टिकल में है? 60 में। और इसकी 69, और इसकी 159। किसमें? 159। ये किसकी है? राष्ट्रपति की। ये किसकी है? उपराष्ट्रपति की। और ये किसकी है रे? राज्यपाल की। अब देखो, अब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तक तो तुम लोग याद कर लोगे। ये सारी की सारी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है कि सर ये तो एमपी बना, एमपी का नॉमिनेशन करने गया, ये एमपी बन गया, ये मंत्री बन गए, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, ये सीएजी हो गया, वो हाई कोर्ट का न्यायाधीश है। इधर इनके अनुरूप कौन हो जाएगा? एमएलए आता है चुनाव जीत के, यहाँ एमएलए या एमएलसी। एमएलसी कहाँ बैठेगा? विधान परिषद में, ठीक है? यहाँ ये मंत्री बन गया, ये इसकी भांति यहाँ कौन आ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट की। यहाँ कौन आता है? हाईकोर्ट, तो उनके न्यायाधीश, ठीक है? ये तीन अलग से हैं, बड़े पद हैं, संवैधानिक पद हैं। इसलिए 60 में राष्ट्रपति, 69 में उपराष्ट्रपति, और 159 में कौन हो गया आपका? राज्यपाल, ठीक है? अब देखो, दिक्कत यहां नहीं आएगी, दिक्कत ये आएगी, अब देखो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों रह गए हैं।
प्रधानमंत्री रह गया, मुख्यमंत्री रह गया, उप मुख्यमंत्री रह गया। तो एक चीज दिमाग में रख लेना, अभी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के अलग से कोई शपथ नहीं है। ध्यान रखना, जब वो शपथ बोलते हैं ना, जहां ये जो मंत्री वाली शपथ है ना, इस मंत्री वाली शपथ में जहां मंत्री शब्द होता है ना, मंत्री, वहां वो शब्द को बोलेगा प्रधानमंत्री, यहां तो, और यहां क्या बोल देगा, मुख्यमंत्री। लेकिन ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ इन दो पदों के लिए ही है, प्रधानमंत्री और मंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री का जो शब्द का प्रयोग वो कर ही नहीं सकता। यदि गलती से, यदि आपको याद हो तो हरियाणा का उप मुख्यमंत्री था, क्या नाम था उसका भी, दुष्यंत सिंह चौटाला, वो शपथ पढ़ रहा था तो उसने मंत्री शपथ की जगह मैं उप मुख्यमंत्री की शपथ लेता हूं ऐसा बोल दिया था, तो उसको शपथ वापस पूरी की पूरी पढ़ाई गई थी। क्योंकि शपथ या जो प्रतिज्ञान का जो प्रारूप होता है ना, इसमें एक नीचे एक लाइन लिखी हुई होती है, ये शपथ हूबहू पढ़ी जानी चाहिए। यदि क की जगह का कर दिया ना, तो भी दोबारा पढ़ी जाएगी। शपथ का पहला रूप है ये, शपथ का पहला रूल है कि ये शपथ जैसी की है वैसी की वैसी पढ़ी जानी चाहिए। मंत्री के लिए यदि प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग हो जाएगा, और यहाँ किसका शब्द का प्रयोग हो जाएगा, रे मुख्यमंत्री का। अभी और भी रह गए, कौन से, जैसे लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे, ठीक है, और एक राज्यसभा कौन रह गया, रे उपाध्यक्ष रह गया, ठीक है। ध्यान रखना, उनकी कोई शपथ नहीं है, वो शपथ किसकी लेते हैं, रे मंत्री की या सदस्य की ही शपथ लेते हैं। इसके अलावा उनके कोई शपथ के प्रारूप नहीं है, ये चीज दिमाग में फिट कर लेना। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनके शपथ के कोई प्रारूप संविधान में नहीं है। ये मेनली किसकी शपथ लेते हैं, केवल और केवल सदस्य की शपथ लेते हैं, ये मंत्री की शपथ भी नहीं लेते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के शपथ के प्रारूप तो नहीं है, लेकिन जब वो शपथ लेंगे तो इस मंत्री वाले शब्द की जगह सेंटर में तो प्रधानमंत्री बोला जाएगा, और यहां क्या बोला जाएगा, रे मुख्यमंत्री बोला जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक प्रारूप और है, सीएजी है ना, सीएजी, इसकी और इसकी, इन दोनों की शपथ एक जैसी है। जो ये पढ़ेगा ना, सेम शपथ, सेम शपथ ये पढ़ता है, इन दोनों की शपथ अलग नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान में रख लेना, ये आपकी शपथ है, तो इनको लिख दो, फिर बाकी बात करेंगे कल अगली बार। विभिन्न उम्मीदवारों के द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, केंद्र में एमपी का उम्मीदवार बनेगा, फिर एमपी, फिर मंत्री, संघ का मंत्री है, रे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सीएजी। राज्य में एमएलए या एमएलसी का उम्मीदवार होगा, फिर वो क्या बन जाएगा, एमएलए या एमएलसी बनेगा, ठीक है। उसके बाद में मंत्री बन जाएगा कहाँ का, राज्य का, और सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश की जगह कौन आ जाएगा, आपका हाई कोर्ट के न्यायाधीश। इनके शपथ के प्रारूप अनुसूचित 3 में लिखे हुए हैं, ठीक है। यदि आप क्वेश्चन बना ले कि शेड्यूल 3 में निम्न में से कौन से के उम्मीदवार के नहीं है, ठीक है, तब कौन आ जाएगा। जैसे लोकसभा के पूछ ले, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं है, ठीक है, राज्यसभा का उपाध्यक्ष नहीं है, राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है, राज्यपाल नहीं है, ये सारे के सारे यहाँ शामिल नहीं होते। 3 तो संवैधानिक पद हैं जो अलग शामिल है, अनुच्छेद 60, 69 एंड 159, एक में राष्ट्रपति, एक में उपराष्ट्रपति, एक में आपका राज्यपाल। हाँ, मंत्री, एमपी के उम्मीदवार की शपथ, एमपी एमपी जीतने के बाद में जो चुनाव शपथ लेते हैं वो, ठीक है, वो शायद 96 या 97 के आसपास है। अरे ये शपथ तो तुम भी ले सकते हो, ये वाली और ये वाली, तो नॉमिनेशन भर दो, नॉमिनेशन भर दो, चुनाव जीतने के टाइम चुनाव आता है तब, तो ये शपथ तो तुम भी ले सकते हो। भाई चुनाव जीतेंगे तब तो एमपी की लेंगे ना आगे, तो वो तो बड़ी बात हो गई चुनाव जीतना। लेकिन ये शपथ यदि अपन चाहें तो जीवन में एक बार ले सकते हैं कि भाई चुनाव जीत के देखते हैं कौन शपथ लेते हैं, कलेक्टर साहब कौन सी दिलाते हैं अपने को। ये अनुच्छेद आपको याद रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है इनकी। कॉपियां बंद ना करें।
स्लाइड एक और आगे वाली। याद कर लो ना इनको। याद करने का तरीका बताऊं, इनको बांटो आप संविधान को अलग अलग भागों में। 1 से 4 राज्य वाले बांट दो, 5 से 13 तक नागरिकता वाले सारे निपटा दो, ठीक है। 14 से शुरू करो और 35-36 तक जितने भी वो प्रावधान है वो सारे मौलिक अधिकार वाले हो गए। 37 से शुरू करो, 51 तक कौन आ जाएगा, मूल कर्तव्य। 51 कै में कौन है रे, ये नीति निर्देशक तत्व है, ये कौन हो गया आपके मूल कर्तव्य। 52 से शुरू करो और 52 से शुरू करके 61 के पास रुक जाओ, ठीक है। यहां तक कौन आ गया, राष्ट्रपति। इसके बाद में उपराष्ट्रपति को शुरू करो, 70 पे लाके रोक दो। 70 पे बाद शुरू कर दो, कैबिनेट है, प्रधानमंत्री है, सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में 79, 80 और 81 इनकी शॉर्ट ट्रिक आपकी है ही सरला। इसमें संसद, राज्यसभा एंड लोकसभा। इसके बाद में 82 से लेकर और कहां तक 106 तक, इसमें बताऊं क्या क्या आएंगे। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां, राज्यसभा के अध्यक्ष की शक्तियां, लोकसभा के उपाध्यक्ष की शक्तियां, कौन कब बैठेगा, कौन कब रहेगा, कौन सा सदस्य कब खाली सीट कर देगा, कौन सा कब नहीं करेगा, वो सारे के सारे। उसके बाद में चलेंगे 107 से लेकर 117 तक विधेयक, धन विधेयक, साधारण विधेयक, सारे के सारे वित्त विधेयक। 118 से शुरू होंगे संसद की कार्यविधि, कि कौन कौन से प्रस्ताव लाए जाते हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तारांकित प्रश्न है, तारांकित प्रश्न, शून्यकाल, ठीक है, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, ध्यानकर्षण प्रस्ताव, ठीक है, रूल नंबर 337, ठीक है। ये सारे के सारे आ जाएंगे आपके। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाद में सीएजी, सीएजी के बाद में राज्यपाल, राज्यपाल के बाद में मुख्यमंत्री, विधानसभा, विधान परिषद, उसके बाद में राज्यपाल के कुछ विशेष प्रोविजन, उसके बाद में हाईकोर्ट, हाईकोर्ट के बाद में अपने वाले काम के नहीं। कौन से में, 12 और 13 में ये है ना कि 12 और 13 में कि मौलिक अधिकारों का हनन कब हो जाएगा, विधि के अनुरूप कब चलेंगे, कब नहीं चलेंगे, वो है। वैसे 11 तक है नागरिकता। ये लिख दिया तो सर आगे शायद बाकी अगले वाले स्लाइड कल लिखेंगे, या सुनो, एक देखो रे, ये समझा दिए मैंने, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, आप इसको घर से लिख सकते हो। देखो एक बार इधर देख लो, देखो शपथ बिल्कुल क्या होनी चाहिए रे, समान होनी चाहिए पढ़ते समय। एक शब्द नहीं, शब्द की बात अलग है, अक्षर भी यदि ऊपर नीचे हो गया ना तो दोबारा पढ़वाएगा अगला, ठीक है। इसके बाद में सीएजी की शपथ किसके समान है रे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है सीएजी की शपथ। आर्टिकल 60 में किसकी है, राष्ट्रपति की। 69 में उपराष्ट्रपति की। 159 में किसकी है, राज्यपाल की। अब देखो, उप मुख्यमंत्री शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता शपथ में, ये बात अलग से है, क्योंकि यदि उप मुख्यमंत्री शब्द का प्रयोग कर दिया है तो शपथ क्या हो गई है, गलत हो गई है। उसके बाद में राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अलग से कोई शपथ नहीं लेते, ये सदस्य के समान क्या लेते हैं रे, शपथ लेते हैं। दूसरा, सदन के अनुसार प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं के समय मंत्री की शपथ में मंत्री शब्द की जगह प्रधानमंत्री शब्द का क्या करते हैं रे, प्रयोग करते हैं। और जब मुख्यमंत्री शपथ लेगा तो कौन से शब्द की प्रयोग कर देगा रे, राज्य में मुख्यमंत्री। इसके अलावा कोई विशेष नहीं है, तो ये बातें आप कल घर से लिख लाना।